बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान अब समाप्त हो चुका है। दूसरे चरण के लिए वोट डाले जाने वाले हैं, जो है 11 तारीख को मतदान होगा दूसरे चरण का 122 सीटों के लिए। इस बीच इस पूरे चुनाव पर अगर हम मोटा माटी नजर डालें तो अगर 4-5 चर्चित चेहरों को लें तो उनमें से तेज प्रताप यादव का नाम जरूर आएगा। एक प्रशांत किशोर भी होंगे और बाकी लोग भी होंगे, लेकिन तेज प्रताप यादव अपनी अलग ही चीजों के लिए चर्चे में रहे। पहली बात तो उन्हें पार्टी और परिवार से चुनाव से पहले बाहर कर दिया गया था। इसके बाद उन्होंने अपना नया राजनीतिक दल बनाया जिसका नाम उन्होंने रखा जनशक्ति जनता दल, और उसके ही बैनर के तले वो महुआ सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। इस बीच अभी बीते दिनों केंद्र की सरकार ने उन्हें Y+ की सुरक्षा प्रदान की है, जिसके बाद अब अलग तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि क्या भाजपा समर्थन दे रही है तेज प्रताप यादव को अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि और भी बहुत सारी बातें उठती हैं कि तेज प्रताप को फंडिंग कहां से मिल रही है। हेलीकॉप्टर के जरिए और जगह जगह जाकर प्रचार कर रहे हैं, खुद के लिए भी और अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए भी, तो उसका पैसा कहां से आ रहा है, और भी बहुत सारे सवाल उठते हैं। तो तेज प्रताप को लेकर हम बातचीत करेंगे। इसके साथ ही बिहार चुनाव के दूसरे चरण के प्रचार अभियान में कौन आगे रहा, कौन पीछे रहा, किसने क्या कहा, इसको लेकर भी बातचीत करेंगे। दूसरे चरण में क्या कुछ हो सकता है, क्या मत प्रतिशत में फिर से वृद्धि देखी जाएगी जैसे पहले चरण में देखा गया है, और मोटा माटी दूसरे चरण का रुझान कैसा रह सकता है, और इन्हीं सब मुद्दों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ इंजमाम वहीदी जी जुड़ रहे हैं, जो इस वक्त सीमांचल में हैं, बिहार चुनाव को लंबे समय से कवर कर रहे हैं। वो लगातार बिहार के अलग अलग हिस्सों में जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लोगों का मूड मिजाज जान रहे हैं। इसके साथ ही हमारे साथ शंभू देव जी जुड़ रहे हैं, जो ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है वन इंडिया पर। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इंजमाम जी। इंजमाम जी, बड़ा आरोप लगाया है तेज प्रताप यादव ने, किस ओर उनका इशारा है, किससे उनको जान का खतरा है? वो जो अक्सर वैभव कहते रहते हैं कि जय चंदो ने, तो जय चंद जो है वो कहीं ना कहीं जो हरियाणा के संदीप हैं उन पे उनका आरोप रहता है खुले तौर पर। अब तो तेज प्रताप हरियाणा के संजय यादव की शायद आप बात कर रहे हैं, जो राज्यसभा के सदस्य हैं राष्ट्रीय जनता दल के। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अब उन्हें वो खुलेआम से इसलिए जयचंद कहते हैं। डायरेक्ट अगर उनसे पूछा जाए कि जयचंद कौन, तो बोलते नहीं ना, नाम नहीं बताएंगे, वो बड़े हैं। तो बड़े में अब वो इस तरह से आ चुके हैं कि वो अपने भाई को भी घेरने से नहीं परहेज कर रहे हैं। अब तो वो खुलेआम ये भी कहने लग गए हैं कि हरा झंडा वाली पार्टी बहरूपिया है, इससे परहेज करें, ये जयचंदों की पार्टी है। उसके बाद अब वो तेजस्वी को भी घेरने लगे हैं, और फिर जो है माता पिता तक को भी कह रहे हैं कि हमने जब से हमको पार्टी परिवार से निकाला गया तो हम उनसे भी आशीर्वाद नहीं मिला है, हम अपना अकेला चले हैं और अकेले ही हम चुनावी दांव खेल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो जयचंद जो है, तो बस यही उनके जान को खतरा है कि वो, और ये भी माना जा रहा है सियासी गलियारों में कि जो डैमेज होगा, अगर तेज प्रताप डैमेज करते हैं तो वो महागठबंधन के ही वोट बैंक को डैमेज कर रहे हैं। और फिर वहीदी जी, ये केंद्र सरकार की इतनी ज्यादा मेहरबानी दिखा रही है तेज प्रताप पर, Y+ श्रेणी की सुरक्षा। तो इसमें वैभव सबसे बड़ी बात है कि देखिए, इसमें एक आप सियासी इत्तेफाक कह लीजिए या फिर चुनावी रणनीति कह लीजिए। एक जैसे ही रवि किशन से मुलाकात होती है और शाम में अनाउंस हो जाता है कि Y+ श्रेणी की सुरक्षा मिल गई है, तो ये कहीं ना कहीं एक तरफ इशारा ये किया जा रहा है कि तेज प्रताप को हम लोग दे रहे हैं और तेज प्रताप हमें समर्थन अप्रत्यक्ष रूप से दे रहे हैं, और मतलब चुनावी रणनीति के एतबार कि तेज प्रताप हमारे साथ आने वाले हैं। ये जो सियासी गलियारों में चर्चा चलने लगी है। और वहीं जब लोगों ने तेज प्रताप से पूछा कि क्या है, तो बोले वो भी राम भक्त हैं, रवि किशन भी राम भक्त हैं, मैं भी राम भक्त हूँ, वो भी ईमानदार, मैं भी ईमानदार, ईमानदार लोग ईमानदारी के साथ। तो ये एक तरह से इशारा है कि बस उन्होंने इशारा दिया और इधर Y+ की स्वीकृति मिल गई, तो कहीं ना कहीं तेज प्रताप का झुकाव भी हो जाएगा, क्योंकि अभी उन्हें चाहिए मजबूती। तेज प्रताप जो खुद को अकेला महसूस कर रहे थे, उन्हें राजनीतिक मतलब कह लीजिए बल नहीं मिल पा रहा था, तो अब Y+ सिक्योरिटी मिलना और रवि किशन से मुलाकात होना, ये सब एक तरह से दिखा रहा है कि तेज प्रताप को कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से भाजपा ने बल दे दिया है कि आप लड़ो, आप जीतो, या हमें समर्थन करो, हमारे साथ आओ। तो ये कहीं ना कहीं एक और इशारा है जो सियासी गलियारों में चर्चा है। जी वैभव।
मतलब कड़ियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तेज प्रताप का मिलना मनोज तिवारी और रवि किशन से, उसके बाद ये सुरक्षा मिलना। चलिए हम सबसे पहले शंभुदेव जी से भी पहली प्रतिक्रिया ले लेते हैं उनकी। शंभुदेव जी, तेज प्रताप ये बयान क्यों दे रहे हैं, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? और दूसरा सवाल आपसे ये है कि बिहार चुनाव का दूसरा चरण के लिए प्रचार खत्म हो चुका है, इसे आप कैसे देख रहे हैं? इस चरण में आपको किसे बढ़त मिलती हुई दिख रही है? देखिए, जहां तक कि तेज प्रताप जी की बात है, सुरक्षा की बात अभी आपने क्या कि उनको जान की खतरा है जी। Y+ सुरक्षा उनको मिल ही गया है, अब खतरा कहां से? और पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में बहुत सारा स्टेटमेंट लोग इसलिए भी देते हैं कि उसका कुछ फायदा होता है, कुछ उसका नुकसान भी होता है। तो तेज प्रताप जी एक नेक दिल इंसान है, इसमें कोई डाउट नहीं है, सुलझे हुए हैं। लेकिन जिस टाइप का अभी आप बात बता रहे हैं कि उनके जान की खतरा है, तो Y+ मिल चुका है, तो इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। और दूसरी बात कि जहां तक कि ये दूसरे अभी प्रचार थम चुका है इलेक्शन का, तो मैं आपको यही कहूंगा कि जनता इस बार चेंज के मिजाज में है, चाह रही है कि इस बार इंडिया ब्लॉक के लोगों को लाया जाए और नया नेतृत्व दिया जाए। देखिए अभी क्या होता है, अभी तो वोटिंग होना है, परसों वोटिंग होगा और उसका जनता के पास जो प्रचार रुकता ही इसीलिए कि जनता अपने विचार से, विवेक से इन सालों में क्या काम हुआ है, नहीं हुआ है, उनका समीक्षा करके उस आधार पे वह वोट डालेंगे और इसीलिए ये प्रचार अभी रुका है। और जहां तक कि हम लोगों को उम्मीद है इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी। बिल्कुल। इंजमाम जी, अभी हम इस तेज प्रताप वाले मुद्दे पर ही थोड़ा बात करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और पूरे बिहार चुनाव के दूसरे चरण को लेकर बातचीत करेंगे। बीजेपी अक्सर ऐसा करती है कि अपने विरोधियों में, खासकर अगर विरोध में कोई परिवार हो, जो मजबूत परिवार हो, जो किसी राजनीतिक दल पर अपना मजबूती रखता हो या अपनी पकड़ रखता हो, उस परिवार को बीजेपी तोड़ने की कोशिश करती है। ये हम बहुत समय से देख रहे हैं। फिर चाहे हम अगर 2000 के आसपास जाएं, तो जब राहुल गांधी राजनीति में आ रहे थे तो बीजेपी ने, राहुल गांधी युवा चेहरा थे कांग्रेस के लिए, तो बीजेपी ने उनका काउंटर करने के लिए, ऐसा कहा जाता है कि वरुण गांधी और मेनका गांधी को अपने खेमे में लाए और दोनों को लोकसभा का सांसद भी बनाया। इसके बाद अगर हम यूपी का ही उदाहरण ले, तो 2017 के बाद से जिस तरह से खटपट देखी गई थी सैफई परिवार में, यादव परिवार में, मुलायम सिंह यादव का परिवार बट गया था, शिवपाल यादव ने अपनी अलग पार्टी बना ली थी, प्रसपा बनाई थी, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी। इसके बाद 2022 के चुनाव से ठीक पहले अपर्णा यादव को बीजेपी तोड़ लेती है, अपने दल में शामिल करा लेती है। तो बीजेपी की रणनीति हमेशा से रहती है कि जो मजबूत परिवार है उसके विरोध में, जिसके पास एक राजनीतिक दल भी है, उस परिवार के किसी सदस्य को तोड़ा जाए और जनता के बीच में यह मैसेज दिया जाए कि देखो भैया, इनका परिवार ही एकजुट नहीं है, तो ये पूरे प्रदेश को कैसे एकजुट रख पाएंगे या सरकार कैसे चला पाएंगे, इसलिए इनको सत्ता मत दो। तो क्या यही कोशिश बीजेपी बिहार में भी कर रही है? क्या जो लालू परिवार में टूट हुई है या तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव का अलगाव हुआ है, उसमें क्या बीजेपी की कोई भूमिका हो सकती है? क्योंकि चुनाव में दूसरे चरण के ठीक एन मौके पर उनको Y+ श्रेणी की सुरक्षा दी जाती है। अब यहां पर भी सवाल उठता है कि अगर सुरक्षा देनी ही थी, तो जब चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हुई, चुनाव शुरू हुआ, जैसे अगस्त सितंबर के बाद से ही चुनाव प्रत्याशियों का चयन होना शुरू हो गया, लोगों ने अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी, सभी दलों ने, उस समय ही सुरक्षा दे दी जाती। जब तेज प्रताप अलग हुए थे उस समय ही उनको दे दी जाती सुरक्षा, लेकिन अब जाकर क्यों देनी पड़ी है? तो क्या इसके पीछे बीजेपी की कोई चाल है, कोई रणनीति है, किसी तरह से तेजस्वी यादव को कमजोर किया जाए, लालू परिवार को नुकसान पहुंचाया जाए? इंजमाम जी। बिल्कुल वैभव, जैसा आप देखिए समीकरण को समझिए कि जिस टाइम में तेज प्रताप पार्टी से और परिवार से निकाले गए, तो उस टाइम में तेज प्रताप का कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर रहा था पार्टी और परिवार के प्रति। और ऐसा नहीं था कि वो मतलब ये भी बंद हो सकता था कि कहीं माफीनामा हो जाए किसी तरह से, जो एक देखा जाता है सियासत में कि कोई हमेशा के लिए दुश्मन नहीं होता, कोई बैर नहीं होता। तो कहीं ऐसा न हो कि तेज प्रताप वापस भी आ जाए, तो वो एक सॉफ्ट कॉर्नर लेकर चल रहे थे। लेकिन जब तेज प्रताप ने गीता पर कसम खा ली कि जनशक्ति जनता दल ही हमारा है, अब हम किसी भी हाल में नहीं जाएंगे, अपनी राजद में नहीं जाएंगे। दूसरा पहलू देखिए कि DSS तेज प्रताप ने यूथ को अपने साथ जोड़ा था धर्म निरपेक्ष सेवक संघ के तहत, जो उनका एक बैनर था, तो उसमें काफी हजारों की तादाद में उसने युवाओं को जोड़ा था, संस्था दिलवाई थी। उसके बाद जब तेज प्रताप अलग हुए तो उन्होंने टीम तेज प्रताप चलाई, उसमें कई लोग जुड़े, कई लोग शामिल हुए। उस टाइम तक जो है तेज प्रताप किसी पार्टी का बैनर लेकर नहीं चल रहे थे, तो बीजेपी भी असमंजस में थी कि क्या कदम होगा तेज प्रताप का, नहीं होगा।
जब तेज प्रताप ने जनशक्ति जनता दल बना लिया तो उसके बाद अब ये स्पष्ट हो गया और बयान भी दे दिया और खुलकर वो पार्टी के विरोध में, तेजस्वी के विरोध में भी बोलने लग गए। तो बीजेपी को लगा कहीं ना कहीं ये मुद्दे को कैश करवा सकते, और जब कैश करवाने की बात आई तो बीजेपी ने मौके पर चौका मार लिया। और ये बीजेपी का इतिहास भी रहा है कि अब आप ये एक और समीकरण समझिए जी कि बीजेपी जो उसके साथ जाते हैं कहीं ना कहीं तोड़ लिया जाता है। वीआईपी के मुकेश सहनी अक्सर आरोप लगाते रहते हैं। तो अभी बीजेपी बिहार में ऐसा समीकरण रहा है कि राजद जदयू यही लोग किंग मेकर की भूमिका निभाते रहे। जी तो अब कहीं ना कहीं तेज प्रताप को अगर साथ लाया जाए तो वो राजद वाली भूमिका, जो मतलब समझिए राजद जेडीयू 50-50 था, तो उसके बाद जो है अब इसको तेज प्रताप को साथ ले आएंगे तो राजद का वोट बैंक जो होगा कुछ तो लालू के बेटे के नाम पर साथ आएगा। और ऐसा होता है तो फिर कहीं ना कहीं बीजेपी किंग मेकर की भूमिका में आ जाएगी कि मतलब तेज प्रताप को साथ ले लिया, हमको साथ ले लिया, कुशवाहा जी को साथ ले लिया, पासवान जी को साथ ले लिया, तो मतलब जो नीतीश कुमार की बार्गेनिंग पावर है वो कम हो जाए और हम तेज प्रताप को सबको साधते हुए बीजेपी समीकरण में आ जाए और वो किंग मेकर की भूमिका में हो जाए, उनके साथ प्रेशर पॉलिटिक्स ना हो पाए। ये भी एक इशारा है। बिल्कुल इंजमाम जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि देखिए तेज प्रताप का कोई खुद का बहुत ज्यादा बड़ा जनाधार नहीं है। वो अपनी महुआ वाली सीट पर लड़ाई में है, ये बात सब कह रहे हैं, लेकिन और सीटों पर जनशक्ति जनता दल के उम्मीदवार जीतने की स्थिति में है ऐसा बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। हाँ, ये हो सकता है कि 2-4 सीटों पर जहां जीत हार का अंतर 1000-2000 का होता है, 5000 का होता है, वहां पर जनशक्ति जनता दल के उम्मीदवार अगर 5-6 हजार वोट भी ले आते हैं तो एक तरह से आरजेडी के लिए नुकसानदायक होगा, महागठबंधन के लिए झटका होगा। शंभू जी, आपसे भी यही सवाल है कि बीजेपी की जो रणनीति हमेशा से ही रही है कि विपक्षी दल में अगर कोई परिवार है, मजबूत परिवार है, तो उस परिवार के किसी एक भाई को, बेटे को, किसी को भी तोड़ लिया जाए। इस रणनीति को लेकर आपका क्या कहना है, कैसे देखते हैं आप इसे? बिल्कुल सही आपने कहा है कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के तहत बीजेपी चल रही है। खास करके भी आप बिहार में देखिएगा, और इससे पहले आपने जिक्र भी किया है कि यूपी में भी इसी तरह इन्होंने किया। बिहार की जहां तक की बात है तो बिहार में कुछ जो वोट परसेंटेज होते हैं वो व्यक्ति और कुछ नहीं बोलना चाहिए, कास्ट के आधार पे भी जाता है, जिसके कारण अभी तेज प्रताप जी को जो बीजेपी सोच रही है कि उनको हम यूज कर लेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो यूज कर पाएंगे, क्योंकि वो लालू के लड़के हैं। और जान लीजिए कि एन वक्त पे उनको समझ में आ जाएगा कि ये सच में लालू के लड़के हैं, और वह जब भी जाएंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि वह जब भी जाएंगे तो इंडिया ब्लॉक के साथ ही जाएंगे। ये मेरा अपना मानना है। और ये अभी सुरक्षा की बात है और भी बहुत सारा सपोर्ट की बात है। तो जब आदमी मुश्किल दौर में गुजरता है तो लेने में क्या हर्ज है, वो ले सकते हैं। लेना पॉलिटिक्स है, अभी चल रहा है, जिस हिसाब से उनका तेज प्रताप जी का संघर्ष, उस हिसाब से वो ले रहे हैं, तो कोई इसमें गुरेज भी नहीं है। बिल्कुल, और ये राजनीति, अभी की राजनीति जो है उसमें जीत सबसे बड़ी जरूरी चीज होती है। उसमें अब राजनीतिक दलों के लिए ये चीजें मायने नहीं रखती कि लोग क्या सोचेंगे, किसे मदद करनी चाहिए, नहीं करना चाहिए, नैतिकता का पैमाना उतना ज्यादा रहा नहीं है। तो बीजेपी की जो रणनीति रही है कि परिवार में सेंध लगाओ या पार्टी में कुछ लोगों को अपने साथ खींच लो, ये उसकी जीत की रणनीति का इसी हिस्सा है। जो अभी की बीजेपी है, पीएम मोदी और अमित शाह वाली बीजेपी, वो हर कीमत पर चुनाव को जीतना चाहती है। इंजमाम जी, तेज प्रताप को लेकर एक आखिरी सवाल है। वो सवाल ये है कि तेज प्रताप यादव ने अपना एक दल बनाया, उस दल के कई सारे प्रत्याशी उतारे, हेलीकॉप्टर के जरिए लगातार वो प्रचार कर रहे हैं। उनको पैसा कहां से मिल रहा है? आज के दौर में एक राजनीतिक दल बनाना बहुत ही ज्यादा मेहनत वाला तो काम है ही, उसके साथ ही आपके पास साधन संसाधन भी होने चाहिए। अगर एक बड़ा दल बनता है या छोटा मोटा भी दल बने जिसका 5-6-7 जिलों में प्रभाव हो, तो संगठन चलाना, कार्यकर्ताओं को लेकर लगातार कार्यक्रम करते रहना, कार्यक्रम में भी बहुत सारे खर्च आते हैं। ये सारी चीजें वो कहां से मैनेज कर पा रहे हैं? कौन उनको पर्दे के पीछे से समर्थन दे रहा है तेज प्रताप को? बिल्कुल वैभव, आपने सही सवाल किया कि आखिर कैसे इतनी बड़ी फंडिंग हो रही है और क्या कर पा रहे हैं। तो पहली बात ये समझिए वैभव कि बिहार की सियासत में ये आम चीज हो चुका है, जिसे एक तरह से कहते हैं वोट कटवा उम्मीदवार। तो वोट काटने के लिए जब लोग एक उम्मीदवार को 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए तक दे देते हैं कि आप इस समुदाय का वोट काट लें, और इस तरह से। और दूसरी बात आप देखते हैं टिकट की खरीद बिक्री भी होती है कि टिकट खरीदा गया, बेचा गया, ऐसा भी होता है। तो टिकट खरीद बिक्री हुआ, उसके बाद
कहीं ना कहीं आप वो देखें कि वो भी मंत्रालय संभाले हैं तेज प्रताप, पारिवारिक विरासत भी रही है। ऐसा तो नहीं है कि सारा लालू जी का सारा पैसा तेजस्वी को ही चला गया। तेज प्रताप के भी पास तो पैसा होगा, लालू जी के जब बंटवारा हुआ होगा तो ऐसा तो है नहीं, बड़े बेटे हैं तेज प्रताप, तेजस्वी तो छोटा है। तो जो पैसा है तो पैसा भी तो इक्वल इक्वल बंटवारा हुआ होगा जब ये, और ऐसा तो है नहीं कि वो बेटा है तो बिल्कुल, हाँ क्योंकि सियासी मजबूरी है इसलिए ना वो बेटे के साथ जा सकते हैं ना मां साथ जा सकती है। मीशा भारती ने आशीर्वाद दिया, ये दिया, तो कहीं ना कहीं, और राबड़ी देवी ने भी कहा उनको कि जो तेज प्रताप कर रहा है वो भी सही है, मेरा आशीर्वाद है उसके साथ। तो ऐसा तो है नहीं कि वो है तो एक, मतलब समझ लीजिए बिहार की सियासत के सूरमा के बेटे, लालू प्रसाद यादव के बेटे। तो आप बस यही समझ लीजिए कि पर्दे के पीछे हैं तो तेजस्वी को खुलेआम समर्थन है, तो तेज प्रताप को पर्दे के पीछे से, क्योंकि ये सियासी मजबूरी है। और उसके बाद जब तेज प्रताप अब उतर गए हैं तो इधर उधर की पार्टियां भी समर्थन देने के लिए तैयार है कि आप इतना पैसा लीजिए, इधर का वोट काट दीजिए, उधर का वोट काट दीजिए। तो कई सारे समीकरण बन सकते हैं। लेकिन आपने जो कहा कि मास लेवल पे पैसे कहां से मिल रहे हैं, तो इसका सीधा सा जवाब है कि जैसे तेजस्वी वैसे तेज प्रताप। बस ये राजनीतिक अभी जो समीकरण बन गया इस वजह से तेज प्रताप अलग दिख रहे हैं, वो साथ नहीं जा पा रहे हैं। अब महुआ वाली सीट को लेकर कैसा देख रहे हैं आप? तेज प्रताप वहां पर कैसी स्थिति में है अभी, क्या जीत पाएंगे? हाँ बिल्कुल वैभव, वहां पर लग रहा है कि महुआ वो तेज प्रताप जीत जाए। इसके पीछे की वजह समझिए, एक तो उनको सिंपैथी वोट मिलेगा, ठीक है, और उन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट पकड़ लिया कि हमने मेडिकल कॉलेज दिया, और मेडिकल कॉलेज दिया तो यहाँ पर ठेले लोग लगा रहे हैं, रोजगार हो रहा है, तो मेडिकल कॉलेज से रोजगार भी हुआ। यहाँ जो हम वादा करके गए थे, हम कैबिनेट में थे तो हमने बोल दिया था कि हम इस्तीफा दे देंगे, वहां पर नहीं दोगे तो हमने लड़ झगड़ के लिए महुआ के लिए मेडिकल कॉलेज दिया। तो इससे लोगों में एक अच्छा ये है, तो कहते हैं ना कि वहां पे राजद का झंडा भी लगाए हुए हैं लोग, तब भी कह रहे हैं कि झंडा होले से का होला देंगे तो तेज प्रताप। तो इस तरह का माहौल है कि तेजस्वी के मतलब जो वो है, तेजस्वी के उम्मीदवार जो ये है मुकेश रोशन, मुकेश रोशन, हाँ मुकेश रोशन, तो उनको भी ये डर सताने लग गया। अब उसने वो कहा कि अब चूंकि आदरणीय लालू प्रसाद यादव ने मुझे आशीर्वाद दिया है, तेजस्वी भैया ने आशीर्वाद दिया है, तो जब उनसे लोगों ने कहा कि तो फिर आप कैसे देखते हैं तेज प्रताप को, तो उन्होंने कहा कि तेज प्रताप भी तो परिवार के सदस्य ही हैं, बस ये अलग अलग बात। लेकिन खुले तौर पर वो उनका विरोध भी नहीं कर रहे हैं। एक होता है कि सियासी बयानबाजी की जा रही है, तो ऐसा नहीं। वहीं जब ग्राउंड रिपोर्ट पर करेंगे जनता तो से बात उनको नुकसान भी तो होगा। अगर मुकेश रोशन सीधे तौर पर तेज प्रताप के खिलाफ बयान देने लग जाएं, तो जो लालू परिवार का कोर वोटर है, जो सिर्फ लालू परिवार को ही देखकर वोट करता है, तेजस्वी के चेहरे पर ही वोट करता है, लालू प्रसाद यादव के चेहरे पर वोट करता है, वो तो चिटक सकता है फिर मुकेश रोशन से। बिल्कुल बिल्कुल वो बिगड़ सकता है, इसलिए ही तो इस वजह से कहीं ना कहीं सिंपैथी वोट भी है उनके साथ, और मास्टर स्ट्रोक उनका हॉस्पिटल बनाना है, और इससे वो इस बार मतलब मजबूती में दिख रहे हैं उनके लिए। एक चीजें जो काम, एक बात जो काम नहीं कर रही, अभी मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था जो महुआ होकर आए हैं, उनका कहना है कि सब कुछ ठीक है, लालू समर्थक भी तेज प्रताप यादव को वोट देंगे, बड़ी संख्या में देंगे, उनका मानना है कि परिवार के ही तो हैं सदस्य। लेकिन जो उनके साथ जो उनका कहने के एक तरीके से फायदे में नहीं जा रहा, या जो उनके खिलाफ जा रही है बात, वो ये है कि लालटेन वाला निशान आरजेडी का है, आरजेडी का निशान घर घर पहुंच चुका है, लोग कई दशकों से उस निशान पर वोट डालते आए हैं, उस पर मोहर लगाते आए हैं, बटन दबाते आए हैं। लेकिन जो तेज प्रताप का चुनावी निशान है, ब्लैक बोर्ड, वो अभी उतना ज्यादा लोगों तक पहुंच नहीं पाया है। तो क्या इसका उन्हें नुकसान हो सकता है कि अपना वो चुनाव निशान घर घर तक ना पहुंचा पाए हो? बिल्कुल, अगर वो जहां तक एक चुनाव चिन्ह की बात करें तो इसका तो बिल्कुल खामियाजा हो सकता है, क्योंकि आप देखिए कि लालटेन चूंकि जुबान पर चढ़ा हुआ है, कोई भी जाने कि लालटेन छाप ईवीएम पे भी जाइए तो लालटेन दिख जाएगा, तुरंत ये कर देगा। ब्लैक बोर्ड छाप है तो वो एक फैमिलियर नहीं है, तो इसका नुकसान हो सकता है, लेकिन इतना भी ज्यादा नुकसान नहीं होगा कि मतलब वो डैमेज हो पाए, इतना भी नहीं होगा, क्योंकि आजकल डिजिटल जमाना है और हर एक के पास मोबाइल पहुंच चुका है, क्या बुजुर्ग क्या बूढ़े, सारे लोग जो है डिजिटल कैंपेनिंग देखते हैं। और ब्लैक बोर्ड तो सब एक शिक्षा किस पे लिया, तो ब्लैक बोर्ड से हर लोग पढ़ते आए हैं, जुबान से ये नहीं हो पाएगा कि ऐसा नहीं है कि ब्लैक बोर्ड को पहचान नहीं पाएंगे,
तो जो कहते हैं ना कि बोर्ड पर ही पढ़े, शिक्षा पर पढ़े, तेज प्रताप जो कहते रहते हैं कि कौन कौन है जो ब्लैक बोर्ड पर पढ़ा है, हाथ उठाओ। तो एक है ना कि बचपन से लोग ब्लैक बोर्ड से पढ़ते आए हैं, तो ऐसा नहीं है कि ग्रामीणों को समझाने में कोई दिक्कत आएगी। कुछ ऐसा उठपटांग तो चुनाव चिन्ह नहीं है, तो इतना ज्यादा नहीं होगा। हाँ, बिल्कुल ही अब लालटेन और ब्लैक बोर्ड वाला जो एक होता है कॉन्सेप्ट, जो बहुत बुजुर्ग लोग हैं तो वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, तो वही बिदक सकते हैं, बाकी बदलाव हो सकता है। वैभव, बिल्कुल। और चुनाव निशान काफी महत्वपूर्ण होता है अगर राजनीति में बात की जाए तो। नाम भी महत्वपूर्ण होता है पार्टियों का। हम देखते हैं जो बहुत ज्यादा क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं, छोटी पार्टियां होती हैं, जो एक विशेष वोट बैंक को साधने के लिए बनी होती हैं, जो उनका ही वोट चाहती हैं या उनके वोट पर ही अपना अधिकार जमाती हैं, वो वैसा नाम या वैसा निशान ढूंढने की कोशिश जरूर करती हैं। जैसे हम यूपी में देख लें, निषाद पार्टी नाम की एक पार्टी है, संजय निषाद जी की है। इसके साथ ही हम देखें अगर चुनाव निशान की बात करें तो इसी चुनाव में बिहार में ही पीके की जो पार्टी है जनसुराज, उसका चुनाव निशान क्या है, चुनाव चिन्ह क्या है, स्कूली बस्ता। तो इससे उनका संदेश भी जुड़ा हुआ होता है। उनकी बात क्या होती है, शिक्षा को लेकर बात होती है कि अपने बच्चों का चेहरा देके वोट कीजिए। बच्चों का चेहरा मतलब स्कूल जाने वाले बच्चे, उनके साथ उनका स्कूली बस्ता भी, तो वो बस्ता जुड़ जाता है सीधे उनके चुनावी निशान से। तो इसका भी अपना एक अलग संदेश होता है। एक आपको इसी बात पे एक मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग समझा रहा हूँ। मुकेश सैनी की पार्टी है वीआईपी, ठीक है, जी, विकासशील इंसान पार्टी, और मल्लाहों प्रदीप का निषाद की वोट पार्टी और है वीवीआईपी, जी, तो विकास वंचित इंसान पार्टी, ठीक। उसके बाद निशान पे आ जाइए तो इनका है नौ छाप, तो उनका है पानी वाला जहाज छाप। जी। तो ना नाम में लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, ना चुनाव चिन्ह में कंफ्यूज हो पा रहे हैं। तो ऐसा वाला जहां पे समीकरण है तो वहां पर तो लोग कंफ्यूज, क्योंकि वो भी निषाद है, प्रदीप निषाद है, निषादों की सियासत कर रहे हैं, मुकेश सैनी भी निषादों की सियासत कर रहे हैं, और उनका चुनाव चिन्ह भी एक का नौ छाप तो दूसरा का पानी वाला जहाज छाप। तो ज्यादा आप जब ईवीएम पे देखेंगे तो ज्यादा दोनों में फर्क नहीं दिख रहा है। बिल्कुल। और फिर और नाम की बात करें, एक वीवीआईपी दूसरा वीआईपी, तो इस तरह के समीकरण बन सकते हैं कि लोग कंफ्यूज हो सके। बिल्कुल। और नाव मल्लाहों के वोट पर तो दावा करते ही हैं मुकेश सहनी, वो तो कहते ही हैं खुद को सनाफ मल्लाह। और अगर इसी निशान पर ही बात करें तो हम झारखंड जाएं, जहां पर जेएमएम जो सत्ताधारी पार्टी है हेमंत सोरेन की, उसका चुनाव निशान तीर कमान है। तो आदिवासियों से वो जोड़ने की कोशिश करते हैं, उनके वोटरों पर उनका काफी पकड़ भी है, इसी वजह से वो सत्ता में है, दूसरी बार लगातार सत्ता में आए हैं। शंभू जी, एक आखिरी प्रतिक्रिया आपकी, आखिरी आपका जवाब तेज प्रताप को लेकर कैसा देख रहे हैं? उनका चुनाव, खुद का चुनाव, उनकी पार्टी का चुनाव, क्या कुछ कर पाएंगे? बीजेपी का उनका कि उनके आगे बढ़ने में या उनकी पार्टी बनाने में कितना हाथ रहा है? देखिए, तेज प्रताप जी सोशल मीडिया के थ्रू बहुत वायरल भी हो रहे हैं। अभी बहुत इमोशनल उनका स्पीच भी आ रहा है, और जो वो दादी का तस्वीर लेकर के वो नॉमिनेशन किए हैं, वो तमाम चीजों से जनता को कहीं ना कहीं उनको लगता है कि जनता को हम जोड़ रहे हैं। और ब्लैक बोर्ड छाप जो है वो बहुत ही सरल है, उसको भी लोग रिकॉग्नाइज कर रहा है। और दूसरी बात है कि उनकी माता जी ने बोला कि मैं प्रचार करने नहीं जाऊंगी, लेकिन मेरा आशीर्वाद है दोनों बेटों के साथ, और वो अपने पांव पे खड़ा हो रहा है। तो इससे भी जो जनता के बीच एक इनडायरेक्ट मैसेज भी पहुंच रहा है। उसकी बाद उनकी बहन भी बोली कि मैं भी नहीं जाऊंगी, मैं आरजेडी की सांसद हूं, इसलिए मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन मेरा आशीर्वाद है उसके साथ। तो शंभू ये जी, बहुत कुछ जो है, अगर माँ आशीर्वाद दे रही हैं, बड़ी बहन दे रही हैं, तो तेजस्वी यादव भी आशीर्वाद दे देते, या वो कुछ बोलते भी नहीं लेकिन वो ऐसा करते कि महुआ नहीं जाते चुनाव प्रचार के लिए। और लोग ऐसा दावा कर भी रहे थे कि देखिएगा चुनाव से पहले या चुनाव के वक्त भी तेजस्वी यादव महुआ का दौरा नहीं करेंगे, और इससे क्या होगा कि एक अप्रत्यक्ष समर्थन रहेगा तेज प्रताप के लिए। लेकिन वो महुआ पहुंच गए, और पहुंचे ही नहीं, उन्होंने सिर्फ ये भी कह दिया कि परिवार से ऊपर होती है पार्टी, पार्टी को ही देखिए आप, परिवार के लोगों को नहीं। तो ऐसा तो उन्होंने मैसेज दे दिया है कि भैया मुकेश रोशन को ही जिताइए, बाकी जो लोग परिवार के हैं, अलग लड़ रहे हैं, उनसे आपका कोई वास्ता नहीं है। आरजेडी समर्थकों को तो उन्होंने कह दिया ऐसा। देखिए, आरजेडी के जो वोटर होते हैं और कैडर होते हैं, ये देखते हैं चेहरा, इस बात को आप समझिए। वोटर और कैडर में अलग अलग फर्क होता है। तो जो वोटर है वो किसी के साथ जा सकता है, कैडर जो होता है वो रुकता है, अपने पार्टी के आइडियोलॉजी के साथ चलेगा। लेकिन सारे के सारे आपके कैडर किसी भी पार्टी के किसी भी विधानसभा में या लोकसभा क्षेत्र में नहीं होता है, उसके चाहने वाले होते हैं। तो इस मामले में मुझे लगता है कि
तेजस्वी जी का जहां तक आपने कहा था कि आशीर्वाद, वो तो उनसे छोटे हैं, तो वो आशीर्वाद वैसे भी नहीं दे सकते हाँ, हैं। समर्थन दे सकते थे, और उसको आशीर्वाद की समर्थन जगह देना, समर्थन मानिए आप। जी। समर्थन अगर उनको देना होता तो वहां पे वो कैंडिडेट ही नहीं देते। अच्छा, एक बात, मैंने मैंने एक चीज और देखी कैंडिडेट। है शंभू जी, इस पर आप भी जवाब दीजिएगा इंजमाम जी, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे इस सवाल से। कटुता सी आ गई है तेज प्रताप और तेजस्वी के रिश्तों में। मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, उसमें तेजस्वी से पूछा गया कि कब वापसी होगी तेज प्रताप की, तो उन्होंने कह दिया अभी 6 साल तक तो नहीं। तो एक कटुता सी दिख रही है, जितना हमलावर हो रहे हैं तेज प्रताप तेजस्वी को लेकर, जैसी जैसी बातें कर रहे हैं, झुंझुना पकड़ा देंगे उनको, भी बच्चा है वो, ऐसी बातें कर रहे हैं, तो दोनों के रिश्तों में काफी कुछ बदल गया है, ऐसा आपको नहीं लग रहा शंभू जी? एक वीडियो आपने देखा होगा कि इंटरव्यू जो लेते हैं, यूट्यूबर हैं, जी जी जी, एयरपोर्ट का सबने सीन वीडियो था। देखा है कि एयरपोर्ट पर कैसे चेहरा हाँ, मुरझाया हुआ था तेज प्रताप का तेजस्वी को देखने के बाद। और तेजस्वी जी वहां पे उनको बोले कि भैया आपको शॉपिंग करा रहे हैं, लकी हैं। देखिए, कुछ चीज होता है ऑफ द कैमरा, ऑन द कैमरा अलग चलता है, ठीक ना? तो देखिए क्या होता है, दोनों भाई हैं, पार्टी वो भी अपना बना लिए हैं, और उनकी माता जी और उनकी बहन जी भी उनको आशीर्वाद दे दिए। जनता पर ये सारा का सारा चीज डिपेंड करता है कि जनता जिसको जिताएगी वो जीत जाएंगे। ना किसी के कहने से कोई हार सकता है, ना किसी के कहने पे कोई जीत सकता है। जनता मालिक है, और जनता जिसे चाहेगी वो जीतेगा। और इस मामले में मैं आपको कह देना चाहता हूं कि तेज प्रताप जी का सोशल मीडिया के थ्रू अच्छा वो चल रहा है, मतलब कि उनका व्यूज अच्छा आ रहा है, लोगों का सिंपैथी भी आ रहा है। अभी अभी आपने बताया कि Y+ उनको सुरक्षा भी मिल गया है, तो फिर और आकर्षण का केंद्र भी बढ़ेगा। ये है उनके साथ प्लस पॉइंट। लेकिन नेगेटिव पॉइंट ये है कि आरजेडी उनके साथ नहीं है, उनके विरोध में कैंडिडेट दिया है, उसका भी असर होगा। और बिल्कुल सबसे बड़ी बात बताएं कि भाई भाई में तो दोस्ती मोहब्बत तकरार चलता ही रहता है, इस पे ज्यादा क्या बोलना है। बिल्कुल शंभू जी, आपकी बात में एक दो बातें और मैं अपनी तरफ से जोड़ देता हूं, उसके बाद इंजमाम जी से इस सवाल का जवाब लेंगे, फिर हम बातचीत में आगे बढ़ेंगे। देखिए, तेज प्रताप यादव के पास एक अच्छी टीम है सोशल मीडिया की। उनके अगर आप पेज पे जाएंगे जनशक्ति जनता दल के, तो पूरा बकायदा हर चीज का अपडेट दिया जाता है कि आज राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव जी इस विधानसभा क्षेत्र में थे, उन्होंने जनशक्ति जनता दल के इस उम्मीदवार का प्रचार किया, ऐसी ऐसी बातें कही। उसके साथ ही 4-5 फोटो संलग्न होती है, जिसमें वो HD क्वालिटी की फोटोज होती है, मतलब वो एक कैमरे से खींची गई हुई है, मोबाइल फोन से नहीं। और उस फोटो में तेज प्रताप यादव बड़े जन समर्थन के साथ, या कहें बहुत सारे लोगों के सामने स्पीच दे रहे होते हैं और अपनी बात रख रहे होते हैं। सब कुछ ठीक है, लेकिन जो मुझे कमी नजर आई तेज प्रताप की इस पूरे कैंपेन में, या उनकी पार्टी के अंदर जो सबसे बड़ी कमी नजर आई, वो ये है कि तेज प्रताप यादव जो बोल रहे हैं मंच पर जाकर, वो उनको बताने वाला कोई पहले से है नहीं, जो उनको तैयारी के साथ मंच पर भेजे, या कह ले उनका कोई भाषण लिखने वाला मुझे नजर नहीं आया। क्योंकि वो मंच पर जाते हैं, अभी जिस वीडियो का आपने जिक्र किया था, नाम तो नहीं लेंगे, वो एक यूट्यूबर जी हैं, और उनके इस वीडियो में तेज प्रताप रैली में पहुंच रहे हैं और मंच पर वो पूछ रहे हैं भैया ये जगह का नाम क्या है, प्रत्याशी का नाम क्या है, यहाँ के मुद्दे क्या हैं। और उस वीडियो में आगे बढ़े तो उसमें एक जगह वो ये भी बोलते हुए नजर आते हैं कि अभी हम आगे कहां जा रहे हैं, अच्छा इस विधानसभा क्षेत्र में, यहां पर हमारा उम्मीदवार कौन सा है। मतलब ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, कम से कम इनका ध्यान तो रखना चाहिए। आप एक पार्टी के अध्यक्ष हैं और दावा कर रहे हैं कि आपकी पार्टी की लहर चल रही है, उनके ही शब्दों में कहें तो एक अगर स्पीच राइटर या कहें भाषण लिखने वाला भी इंसान रख लेते जो उनको चीजें पहले से अपडेट दे देता कि आप यहां पर जा रहे हैं, यहां पर हमारा उम्मीदवार ये है, हमारे मुद्दे ये हैं, आपको ये चीजें बोलनी है, तो ज्यादा बेहतर होता। खैर इंजमाम जी, सवाल यही है, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के रिश्ते बहुत ज्यादा बदल चुके हैं, कड़वाहट आ चुकी है रिश्तों में। क्या दोनों भाई अब हमेशा के लिए अलग ही रहेंगे? देखिए, मैं इस चीज से इत्तेफाक नहीं रखता कि दोनों अलग ही रहेंगे। जब नीतीश कुमार के DNA पर सवाल हुआ था, तो नीतीश कुमार आज NDA के साथ हैं। कह दिए थे मर जाएंगे मिट जाएंगे नहीं जाएंगे। अब मेरा जो है क्या कहते हैं उत्तराधिकारी तेजस्वी है। उधर बीजेपी से कहा गया था कि खिड़की दरवाजे सब बंद है, लेकिन आज गए। यही जीतन राम मांझी और नीतीश जी में इतनी कटुता थी कि हम लोग एक दूसरे का चेहरा नहीं देखेंगे। तो कहते हैं ना, राजनीति में कोई परमानेंट दुश्मन नहीं होता है। तो वही है, आपने कहा अभी बहुत अच्छा शंभू जी ने एग्जांपल दिया, तो उसमें वो कहा कि आप तो बहुत लकी हैं। उससे पहले का वर्ड आप सुनिएगा, जब तेजस्वी यादव कह रहे हैं, पूछ रहे हैं प्रताप से कि क्या भैया शॉपिंग कर रहे हैं या करा रहे हैं, तो बहुत ही प्यार भरे लहजे में जो था। तब ये एक राजनीतिक मजबूरी कह लीजिए, क्योंकि विपक्षी उन्हें घेरने लग जाएंगे कि देखिए परिवारवाद को तरजीह दिया, पार्टी कैडर इन लोगों के लिए कोई मतलब नहीं है। परिवारवाद का चूंकि आरोप NDA लगाती रही है महागठबंधन पर,
तो बस यही एक वजह है, मजबूरी कह लीजिए कि हम दूर भी हैं फिर भी है नजदीकियां वाली हाल है। वो दिखाने के लिए सब चीज है, एक दूसरे को जो सियासी बयानबाजी होती है तो बस आप उस नजरिए से देखिए, बाकी ऐसा नहीं है। आज के डेट में भी अगर लालू यादव बुला लें या उनकी मजबूरियां नहीं होती, क्योंकि राजनीति है, राजनीति में कह लेते हैं ना कि वो नीति जो राज दिलाए, इसी को राजनीति कहते हैं। तो बस यही एक मजबूरी है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि आप देखिए ना, जिस कुशवाहा जी के विरोध में पप्पू यादव ने चुनाव लड़ा था, जीत दर्ज की पूर्णिया से, उनके समर्थन में आज वो वोट मांग रहे हैं जी। तो आज वो वोट मांग रहे हैं ना। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और राजनीति में तो मजबूरियां होती ही हैं, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और ऐसा अगर हम दूसरे पहलू को भी देखें या दूसरे पक्ष को भी देखें, अभी तक हमने तेज प्रताप यादव के नजरिए से बात की कि जैसे उनके साथ क्या हुआ, उनको दूसरी पार्टी बनानी पड़ी और वो कितनी मेहनत कर रहे हैं अपना दल बना के, जो भी वो कुछ कर रहे हैं। दूसरा पहलू देखें, दूसरा पक्ष देखें, जो तेजस्वी यादव का पक्ष है, लालू परिवार का पक्ष है, तो ये भी तो है कि तेज प्रताप यादव जैसी हरकतें करते हुए देखे जाते हैं, जैसे बयान देते हुए देखे जाते हैं, इससे हमेशा से ही असहज महसूस करते रहे तेजस्वी यादव। उससे आरजेडी का नुकसान होता रहा है। जैसे वो मंच से किसी पुलिस वाले को लेकर हड़का देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, कोई सा भी वो बयान दे देते हैं। उसके बाद जो वो वाला कांड हुआ था अनुष्का यादव प्रकरण का, उससे तो इतना ज्यादा छिछलेदार हुई कि ये निर्णय ही लेना पड़ा लालू प्रसाद यादव को कि बड़े बेटे को घर से निकाला जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो हो सकता था कि अनुष्का यादव प्रकरण वाला मुद्दा इस चुनाव में छाया रहता, बीजेपी उसको बड़ा मुद्दा बना सकती थी। तो मुझे लगता है कि इन सभी चीजों को ज्यादा बड़ा ना बनी सब चीजें और नुकसान ना कर दें, वोटों में नुकसान ना हो जाए, इसीलिए बीजेपी को कोई मौका ना मिले। लालू प्रसाद यादव ने बहुत सोच समझकर तेज प्रताप यादव को अलग करने का फैसला लिया। जी शंभू जी, आप कुछ कह रहे थे, आप छोटा सा जवाब दीजिए, उसके बाद हम बातचीत आगे चरण में बढ़ाएंगे। संक्षिप्त में बता रहा हूँ। आप अभी जो कर रहे थे कि उनकी जिस कारण से उनको निकाला गया, जी जी, जनता यह भी कह रही है कि प्रेम करना कोई अपराध नहीं है। जनता एक ये भी है, युवाओं में ये भी चल रहा है कि अगर प्यार करना अगर अपराध है तो हम लोग सब अपराधी, ये भी चल रहा है। नहीं, तो इसका जवाब ये भी तो हो सकता है कि आप प्रेम करें, बिल्कुल करें, लेकिन आप फिर किसी दूसरी लड़की का जीवन क्यों खराब कर रहे हैं? आपको प्रेम पहले से ही था, अगर तो पहले से ही परिवार से बता देते कि हमें शादी नहीं करनी। आपने उस ऐश्वर्या जो दरोगा प्रसाद राय की पोती है, उनका तो जीवन आपने बर्बाद किया ना, उनसे शादी क्यों की आपने? नहीं, आप जो बोल रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। आप अभी देखिएगा, हरियाणा के जो थे डिप्टी सीएम थे, उनका नाम अभी याद नहीं आ रहा था, वो धर्म बदल लिए थे और धर्म बदल करके उन्होंने दूसरी शादी की थी। आपको याद होना चाहिए। हाँ, ये कुलदीप बिश्नोई के भाई की बात कर रहे हैं आप, जो डिप्टी सीएम भी थे। और मैं और बता रहा हूँ कि ऐसा बहुत सारा मामला है। अभिनेता थे धर्मेंद्र, वो भी धर्म सवाल किया। एक मिनट शंभू जी, एक मिनट, मैं वैभव जी के सवाल का जवाब दूं। आपने मेरा एक इंटरव्यू देखा होगा तेज प्रताप के साथ जी। तो मैं जब उनसे मिला था तो ये कहा था, तो वो बोला कि जब मुझे शादी करवाई गई तो वो राजनीतिक अपना पकड़ बनाने के लिए मेरे मर्जी के विरोध शादी करवा दी गई। तेज प्रताप ये आरोप लगाते हैं। इंजमाम जी, चलिए ठीक है, तेज प्रताप का अपना जवाब है, जवाब देंगे ही, उनको कुछ ना कुछ तो जवाब देना ही है। पर्सनल लाइफ है भाई, मेरा समझ है कि पर्सनल लाइफ है, हर व्यक्ति की एक निजता होती है और उसका सम्मान लोगों को करना चाहिए। बिल्कुल सम्मान होना चाहिए, लेकिन सार्वजनिक जीवन में है तो थोड़ा बहुत तो लोक लाज की भी चीजें देखनी पड़ती हैं। कोई हाथों में लाज की बात कर रहे हैं, हाथों में जंजीर बांध के उनकी शादी कराई नहीं गई थी। उस शादी में बड़े बड़े लोग शामिल हुए थे। मैं उस बात पे नहीं बोल रहा हूं, मैं उस बात का नहीं बोल रहा हूं। केस अभी उनका केस भी अभी कोर्ट में चल रहा है, आप वो समझ रहे हैं उन तमाम चीजों को। जी जी जी, हम उनकी पहली पत्नी जो उनकी पत्नी है, उनके लिए भी हमारे लिए मतलब सम्मान है, और जो उनकी प्रेमिका है उनके लिए भी मुझे सम्मान है। पर्सनली देखिए, इंसान को मतलब कि आप देख सकते हैं कि इतनी तो आजादी होनी ही चाहिए। बिल्कुल। चलिए शंभू जी, हम बातचीत आगे बढ़ाते हैं और अपने दूसरे मुद्दे पर आते हैं। दूसरा मुद्दा यह है कि बिहार में अब चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है। 11 तारीख का सबको इंतजार है, क्योंकि उस दिन दूसरे चरण की 122 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। उसके बाद फिर 14 नवंबर को बिहार की जनता ने क्या फैसला किया है, बिहार की जनता इस बार किसे सत्ता सौंपने जा रही है, वो भी सामने आ जाएगा, वो भी पता चल जाएगा सबको। तो दूसरे चरण में जो सबसे ज्यादा लोग दिलचस्पी दिखा रहे हैं वो है सीमांचल का इलाका, जहां पर सत्ता के बहुत सारे दावेदार हैं, बहुत सारी पार्टियां इस बार दम लगा रही हैं।
फिर चाहे वो महागठबंधन के लोग को दम लगा ही रहे हैं, बहुत सारे मुस्लिम नेताओं की फौज उतार दी है, इकरा हसन पहुंच गई है वहां पर, अफजाल अंसारी पहुंच गए हैं, इमरान प्रतापगढ़ी लगातार डेरा डाले हुए हैं। दूसरी ओर एआईएमआईएम है जो पिछली बार 5 सीटें सीमांचल की जीत चुकी है, वो भी इस बार पूरा जोर लगा रही है, और जिस तरह से भाऊ कपिल असदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं उसका भी असर हो सकता है, ऐसा लोग कह रहे हैं। और फिर बीजेपी और जेडीयू और इसका पूरा एनडीए गठबंधन भी है, और इसके साथ ही जनसुराज भी अपने दावे कर रहा है, जनसुराज ने भी अपने प्रत्याशी उतारे हैं। तो सीमांचल में क्या माहौल रह सकता है, दूसरे चरण में क्या कैसी संभावनाएं बन सकती हैं, किसके पक्ष में ये चुनाव जा सकता है इस चरण वाला, इसको लेकर हम बातचीत करेंगे। इंजमाम जी, क्या लग रहा है सीमांचल में क्या होने जा रहा है? देखिए, सबसे पहले वैभव यहाँ का समीकरण समझते हैं। सीमांचल का जो सियासी समीकरण है, इसमें 24 सीटें ऐसी है जो निर्णायक भूमिका में जी, और उसमें अब जिलेवार अगर हम बात कर लें तो किशनगंज में 68% मुस्लिम वोटर हैं, वहीं कटिहार में 44% है, अररिया में 43% है। और यहाँ पर परंपरागत जो है राष्ट्रीय जनता दल का MY समीकरण रहा है। अब चूंकि इस बार नई पार्टियों ने एंट्री की है, क्योंकि पिछली बार जो है ओवैसी ने ये किया था, एंट्री की थी और 5 सीटें जीती थी, जिसमें 4 सीटें राजद में चली गई थी। तो अब वहां पर लोग के जहन में एक सवाल है, क्या ओवैसी डेंट मार पाएंगे या जनसुराज डेंट मार पाएगा? तो ओवैसी के उम्मीदवारों पर मुस्लिम मतदाता जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब वो राजद में चले गए तो उनका कहना है क्या पता अब इस बार फिर हम इनको वोट दें और वो फिर पलटी मार दें। इससे अच्छा है कि अपना वोट बर्बाद करने से अच्छा है कि हम महागठबंधन को ही क्यों ना दे दें। तो ये है। वहीं जनसुराज चूंकि नई नवेली पार्टी है, इसका कोई आंदोलन वाला इतिहास नहीं रहा है एज कम्पेयर टू राजद या जेडीयू जो अन्य पार्टियां हैं बिहार में, बड़ी पार्टियां, तो वैसा तो है नहीं। अब चूंकि जनसुराज अपने आप को दावा कर रही है, बड़ी पार्टियों में 243 उम्मीदवार जरूर उतारे हैं उन्होंने, लेकिन उनकी पार्टी कहीं भी राजनीतिक पृष्ठभूमि में नहीं रही है। और जब जेडीयू और राजद की इन सब की बात करें तो इनके जो भी शीर्ष नेतृत्व है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी क्रांतिकारी आंदोलन के उपज रहे। तो उनके जनसुराज के जो संस्थापक हैं, सूत्रधार हैं, कर्ता धर्ता हैं प्रशांत किशोर, उनका आंदोलनों में यकीन ही नहीं है। वो कई बार ऐसा कह चुके हैं कि आंदोलनों में उनका बहुत ज्यादा यकीन नहीं है, आंदोलन से बहुत ज्यादा बदलाव नहीं लाया सकता। सत्ता बदल सकती है लेकिन अगर सृजन करना है या विकास करना है किसी चीज का तो उसके लिए आंदोलन जरूरी नहीं है, ऐसा पीके का मानना है। और दूसरी बात, आप जो कह रहे थे कि जनसुराज के उम्मीदवारों के चयन को लेकर आप कैसा देख रहे हैं सीमांचल में? क्या मजबूत उम्मीदवार उतारे हैं? एक सीट जो मुझे पता है जोकीहाट में, वहां पे उन्होंने सरफराज आलम को टिकट दिया है जो मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। बाकी सीटों का क्या हाल है? क्या जनसुराज ठीक ठाक वोट ला सकती है सीमांचल में? नहीं, ठीक ठाक वोट तो नहीं कहेंगे, बस ये कह लीजिए कि जो जमीन पर जो जिस उम्मीदवार को उतारा गया, मतलब जो मजबूती के साथ पकड़ बना रहे थे को ना उतार के जो दूसरे उम्मीदवार को टिकट दे दिया गया, तो ये मतलब समझ लिए बैकफायर कर गया है जनसुराज को, क्योंकि उसमें एंटी इनकम्बेंसी हो चुकी है लोगों में कि हम इसके लिए ये कर रहे थे और कोई पायलट उम्मीदवार उतार दिया जाए तो ये जनता के बीच में मतलब एक कहते हैं ना कि तैयारी कर रहे हैं, हम शुरू से तैयारी कर रहे हैं और फिर जब एग्जाम का वक्त आया तो हमें हटाकर दूसरे को दे दिया गया एग्जाम देने के लिए, तो ऐसा हाल हो चुका है। तो कहीं ना कहीं ये जनसुराज के लिए निगेटिव है। ओवैसी जो धार्मिक बातें कर रहे हैं, धार्मिक अपील कर रहे हैं, वो जैसे धर्म को बीच में ला रहे हैं चुनाव प्रचार में, लगातार वो अल्लाह की बातें करते हैं, कुरान की बातें करते हैं, क्या उसका कोई प्रभाव पड़ेगा? लोगों का मन बदलेगा? तो ओवैसी का प्रभाव तो था, अगर उनके जो 4 उम्मीदवार अगर राजद में शिफ्ट नहीं हुए होते तब तो प्रभाव था, लेकिन इस बार का जो मोमेंट बना है ना हिंदुत्व का एजेंडा, और चूंकि बिहार में हिंदुत्व के एजेंडे को ज्यादा फोकस नहीं दिया जा रहा है। आज तक बिहार की सियासत में जो है ना जातीय आधारित सियासत रही है, विकास भी छोड़ दीजिए, जातीय आधारित सियासत रही है। तो जातीय आधारित में हिंदुत्व का एजेंडा नहीं। अब जहां पर जो डिसाइडिंग फैक्टर है तो उनका एक मत हो गया कि हम बीजेपी के खिलाफ वोट करेंगे और जो बीजेपी को हराएगा उसको वोट करेंगे। और ओवैसी पर कहीं ना कहीं जो एक आरोप लगता रहा है कि वो जो है मुस्लिम उम्मीदवार उतारकर मुस्लिमों का वोट काटना चाहते हैं और बीजेपी को अप्रत्यक्ष रूप से फायदा पहुंचाते हैं। तो इसलिए मुस्लिम मतदाता जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो ओवैसी के पक्ष में इस बार नहीं है। अगर पिछले बार वाले उम्मीदवार उनके साथ रहे होते
तो फिर उनकी पकड़ ज्यादा मजबूत हुई होती। लेकिन जी सवाल वैभव। तो ये भी उठता है इंजमाम जी कि पिछली बार जो 5 लोग जीते थे वो जीते थे पतंग वाले निशान पर, तो निशान तो अभी भी वही है, तो लोग फिर पतंग पे बटन क्यों नहीं दबाएंगे? नहीं कहा नहीं, ऐसा वो ऐसा कहा पतंग गया था वाले पिछली पिछली बार की ओवैसी की सीमांचल में जीत को डिकोड जो किया गया था, उसका जो विश्लेषण किया गया था एआईएमआईएम को लेकर, वो ये था कि इन सभी के जीत के पीछे पतंग का निशान महत्वपूर्ण था। ओवैसी की अपील अपनी थी, उनका अपना जो प्रभाव था वो दिखा था, उम्मीदवार उतने ज्यादा मायने नहीं रख रहे थे 2020 में, ऐसा लोग कह रहे हैं जो 2020 के चुनाव को देख चुके हैं। इस बार भी क्या पार्टी निशान और ओवैसी के चेहरे पर वोट नहीं पड़ेगा, लोग उम्मीदवार को ज्यादा देखेंगे? बिल्कुल वैभव, मैं इसी पर आपका बिल्कुल, अगर चलिए मान लेते हैं पतंग के निशान पर वोट पड़ा, ठीक, जी तो विधायक तो जीते, विधायक जीते, ओवैसी के ही विधायक थे, उन्होंने अपने इलाके में कुछ तो काम किया होगा, उनको मौका ही अभी नहीं वो मिला ना। राजद में आ गए। 2020 में विधायक जीते, 2022 में 4 विधायक आरजेडी में चले गए, तो जो रिपोर्ट कार्ड मैं उनको वही कह रहा हूं। 2025 में देना था, विधायक थे ही नहीं। अभी इसमें मैं अमौर का देख रहा था, जो एक इकलौते विधायक ओवैसी के पास बचे थे, उनका नाम है अख्तरुल इमान, जो एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं बिहार के। उनका रिपोर्ट कार्ड आया है, बिल्कुल उन्होंने बताया है कि मैंने पिछले 5 सालों में अमौर की जनता के लिए क्या कुछ किया है, तो उन्होंने अपना जो है रिपोर्ट कार्ड दे दिया, बाकी 4 नहीं दे पाए क्योंकि 4 विधायक बचे ही नहीं थे, तो उनका अपना तर्क है। हाँ बिल्कुल, वो तर्क है। देखिए, ये लुभाने के लिए कुछ भी तर्क कुतर्क हो सकता है, लेकिन जो विधायक आरजेडी में गए तो वो भी तो बतौर विधायक थे, उन्होंने भी तो कुछ काम किया। और जब वहां पर फैक्टर ही है कि हमको एंटी बीजेपी, तो लोगों को ये लगा था कि मजबूती से, चूंकि एमीम उस वक्त ये थी कि नई नई एंट्री हुई थी एमीम की, और माहौल था कि हमको एंटी बीजेपी वोट करना है, तो मुस्लिम मतदाता जो डिसाइडिंग फैक्टर थे, उन्होंने एमीम को वोट कर दिया, ठीक है, एमीम को वोट किया, उन्हें जिताया। लेकिन अब जब इस बार जो माहौल और ज्यादा, लोकसभा चुनाव के बाद जो और ज्यादा हिंदुत्व का एजेंडे को और एसआईआर प्रक्रिया, घुसपैठिया, तो क्या ना कई सारी चीजों का तमगा मिलने लग गया सीमांचल को, तो इसके बाद मुस्लिम उम्मीदवारों में बस एक यही मतदाताओं में यही रह गया है कि हमको अपना अस्तित्व बचाना है, वर्चस्व तो बाद में बचाएंगे, पहले अस्तित्व बचेगा तभी वर्चस्व बचा पाएंगे, इसलिए वो लोग एकजुट होकर ज्यादातर महागठबंधन के साथ हैं। जी वैभव। शंभू जी के पास चलते हैं। शंभू जी, आपसे भी यही सवाल है, 3 छोटे छोटे सवाल। पहली बात तो आप पीके को लेकर कैसा देख रहे हैं बिहार में, क्या कुछ रह सकता है उनका, कैसा प्रभाव, 1-2 सीटें जीत भी पाएंगे या नहीं, वोट प्रतिशत उनका कैसा रह सकता है? दूसरा, ओवैसी को लेकर, ओवैसी पिछली बार 5 सीटें जीत चुके हैं, इस बार क्या 5 ही जीतेंगे या 5 से कम सीटें रहेंगी, ज्यादा भी हो सकती हैं, क्या कुछ रह सकता है एआईएमआईएम फैक्टर इस बार के चुनाव में? और तीसरा सवाल, ओवरऑल आप कैसा देख रहे हैं बिहार का चुनाव इस वक्त, कैसी स्थिति में है, किस ओर जा रहा है चुनाव, एनडीए महागठबंधन में कौन भारी दिख रहा है आपको? आपके पास 5 से 7 मिनट है, आप विस्तार से जवाब दीजिए इन तीनों सवालों का। देखिए, आप अभी जन स्वराज के बारे में बताएं कि जन स्वराज का क्या प्रभाव रहेगा। जन स्वराज का कोई प्रभाव बिहार पे नहीं पड़ पाएगा। कुछ उनके व्यक्ति जो जिनका खुद का प्रभाव है, उसका प्रभाव पड़ सकता है। अभी आप सरफराज जी के बारे में जिक्र कर रहे थे, तो उनका कुछ प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन जनता जो यह देख रही है कि इंडिया ब्लॉक और एनडीए, इसी दोनों में से एक जगह जनता जाएगा। और अभी का जो यहां तक की बात है सीमांचल का, तो सीमांचल की जो जनता है वो इंडिया ब्लॉक के साथ जाएगी, क्योंकि अभी एसआईआर का भी अगर आप मामला देखे होइएगा, उसमें इंडिया ब्लॉक का काफी अच्छा काम रहा। पूरे बिहार में आपने देखा कि रैली हुआ, यात्रा हुआ। और जहां तक की बात है जन स्वराज का, जन स्वराज ने क्या किया? एसआईआर ने कुछ नहीं किया, तो इससे भी जनता नाखुश है। और जनशक्ति जनता दल के आ जाने से वो भी काफी लोकप्रिय हो गए हैं तेज प्रताप जी के कारण। तो जनशक्ति जन स्वराज, इस दोनों में भी कंफ्यूजन काफी आ चुका है। आप इस बात को समझ लीजिए, एक का ब्लैक बोर्ड निशान है और दूसरे का आपको बैग है। कहीं ना कहीं कुछ और भी चल रहा है कहानी इसके पीछे भी, वो बाद में बताया जाएगा और आप लोग को भी समझ सकते हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि जहां तक कि ओवैसी जी के बारे में बताएं, तो ओवैसी जी का बिहार में क्या उन्होंने किया है, बिहार में उनका क्या योगदान है, जहां पर वो जीते वो कितने सीटों पे वो जीते हैं, आपको वो बता दे। वो 10 सीटों पे शायद वहां पर उनकी पार्टी जीती है। देखिए, बिहार में जो लोग हैं, 10 सीटों पर वो मुझे लगता है कि वो आपको
हाँ, हैदराबाद की जो है हैदराबाद में 2023 में तेलंगाना में विधानसभा का चुनाव हुआ था, जिसमें एआईएमआईएम 9 सीटों पर लड़ी थी और 7 सीटों पर जीत हासिल हाँ की थी। 7 विधायक हैं हाँ, एआईएमआईएम के पास हैदराबाद में। तो वो पूरे मात्र वो 7 जीतते हैं, इस बात को आप समझिए। जी जहां पे उनका गढ़ है वहां पे वो 7 जीत रहे हैं, यहाँ पर सीमांचल में वो उतार रहे हैं, बिहार में उतार रहे हैं। ये क्या चीज प्रदर्शित करना चाह रहे हैं? आपका खुद बेस उतना मजबूत नहीं है हैदराबाद में, और यहाँ पे उतार रहे हैं। और बिहार में सेकुलर सरकार को लोग पसंद किया है, और इसी के वजह से एनआरसी में उनका क्या योगदान रहा है बिहार में वो बताएं, एसआईआर में क्या रहा है योगदान वो बताएं, वक्फ में क्या रहा योगदान वो बताएं। इंडिया गठबंधन हमेशा से यहां पर बिहार में कहीं पे दंगा नहीं होने दिया है, और हमेशा सौहार्द का प्रेम पूर्ण वातावरण के लिए कोशिश वो करते रहते हैं इंडिया गठबंधन के लोग। और जनता अभी भी बिहार में बहुत ही मतलब कि इस टाइप का चीज को पसंद नहीं करती है। धर्म और धर्म की जो है, चाहे वो क्या कहता है, गिरिराज सिंह को भी लोग पसंद नहीं करते हैं। जीतना किसी कारण से आप जीत सकते हैं, लेकिन लोग उनको पसंद नहीं कर रहे हैं। उसी तरह ओवैसी जी भी सिर्फ आप धर्म का नाम पर लेकर के आप अगर वोट इकट्ठा करना चाह रहे हैं तो ये नहीं होगा। आप विकास की बात कीजिए, शिक्षा की बात कीजिए, स्वास्थ्य की बात कीजिए, रोजगार की बात कीजिए, और आपने क्या क्या किया है बिहार में, तब जाकर के लोग आपको पसंद करेगा। जिसमें आपका रिजल्ट 0 है। और अभी ठीक ही इंजमाम साहब ने कहा कि जो आपका 4 विधायक थे, 5 विधायक थे, उसमें से तो 4 चले गए, 1 रहे। तो क्या कारण था कि आपके विधायक चले गए? कुछ तो कारण होगा। उनको लग रहा है कि हमको बीजेपी को रोकना है, हमको बीजेपी को रोकना है, एनडीए को रोकना है, तो हमको इंडिया ब्लॉक के साथ जाना होगा। और जिसके कारण सारे के सारे जो अल्पसंख्यक वोट हैं वो इंडिया ब्लॉक के साथ जाएगा। और भी जो लोग चाहते हैं कि बिहार में बदलाव आए, वो तमाम लोग भी वो इंडिया ब्लॉक के साथ जाएंगे। ओवैसी जी का कोई फैक्टर वहां पर नहीं काम कर पाएगा, ये मेरी समझ है। चलिए शंभू जी, इसी के साथ हम बातचीत अब खत्म करेंगे। जैसा कि आप कह रहे हैं, सभी बातों को ध्यान में रखते हुए नतीजा क्या आएगा ये तो 14 नवंबर को ही पता चल पाएगा। लेकिन मेहनत तो कर रहे हैं वैसे, ये भी दिख रहा है, लगातार रैलियां कर रहे हैं। पीके भी लगातार मेहनत कर रहे हैं, पदयात्रा की, उसके बाद अपनी पार्टी बनाई, पार्टी के लिए मेहनत कर रहे हैं। महागठबंधन और एनडीए ने तो अपनी पूरी फौज उतार दी है नेताओं की, सभी लोग प्रचार कर रहे हैं। बिहार की जनता क्या फैसला लेगी, इसके लिए हमें ये जानने के लिए हमें 14 नवंबर का इंतजार करना पड़ेगा। 11 नवंबर को दूसरे चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। इस लाइव में फिलहाल इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी